हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। कोचिंग अड्डा की ई प्लेटफॉर्म पे फिर से आपका स्वागत है। आज का अपने टॉपिक रहने वाला है ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जैविक खेती। आज मैं आपके लिए जैविक खेती की बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। तो सेशन को शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, इस सेशन को जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों तक पहुँचा देना है, शेयर कर देना है। साथ ही कोचिंग अड्डा की ई प्लेटफॉर्म को अपने को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि इससे भी शानदार क्लासें आपको लगातार मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। और आज की क्लास में मेरे पास पहला क्वेश्चन कौन सा दिया गया है, ये पहला ही क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, कहीं भी आपको मिलने वाला नहीं है कि जो अपने पास में ऑर्गेनिक फार्मिंग है या जो भारतीय कृषि का वर्णन किस वेद में मिलता है। कि भारतीय कृषि जब पहले वेद लिखे गए थे उस समय किस प्रकार की खेती की जाती थी, ऑर्गेनिक फार्मिंग किस प्रकार की खेती करते थे, ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रकार की खेती ही करते थे। और इस ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जो सबसे पहले बताया गया, सबसे पहले जहां डिस्क्राइब किया गया है, वर्णन किया गया है, वो कहाँ किया गया था, कौन से वेद में किया गया था। आज आप सभी जानते हो कि जो मॉडर्न ऑर्गेनिक फार्मिंग है इसके जो पितामह कहा जाता है, जिसे जनक कहा जाता है, वो कौन से देश को कहा जाता है, इंग्लैंड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, इंग्लैंड को। क्या वास्तव में ऑर्गेनिक फार्मिंग की स्टार्ट इंग्लैंड में हुई थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत जो सबसे पहले हुई थी वो भारत में हुई थी। और भारत के किस वेद में इसके साक्ष्य मिलते हैं आपको? अपने पास में ऑप्शन नंबर ए है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सोमवेद या अर्थवेद। आप सभी जानते हो कि भारतीय संस्कृति में वेदों की संख्या रखी है, वो कितने रखी गई है? 4। और इनमें से जो कृषि के लिए वेद जाना जाता है वो कृषि के लिए जाना जाता है यजुर्वेद। कि अगर आपसे पूछे कि भारतीय कृषि का इतिहास है वो आपको कौन से वेद में पढ़ने को मिलता है, तो कौन से वेद में मिलेगा? यजुर्वेद में मिलता है। और भारतीय कृषि का वर्णन भी सबसे ज्यादा इसी वेद में किया गया है कि जैसे अपने को कौन कौन सी प्रकार की जो फसलें थी उस समय उपलब्ध थी, उनमें कौन कौन सी प्रकार की प्रैक्टिस की जाती थी, किसान है वो फसल का उत्पादन किस प्रकार से करते थे, साथ में पशुपालन करते थे या नहीं करते थे, इन सभी प्रकार की जो जानकारी है वो आपको कहाँ मिलने वाली है? यजुर्वेद में। कहाँ मिलने वाली है? यजुर्वेद है उसमें मिलने वाली, अपने को ध्यान में रखना है। तो यजुर्वेद में अपने को क्या मिलेगी? भारतीय कृषि के बारे में संपूर्ण जानकारी है, मिलती है। अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले जो पुराने प्रकार की ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जैविक खेती के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, तो जैविक खेती के साक्ष्य भी कहाँ मिलने वाले अपने को? यजुर्वेद में मिले। कहाँ मिलने वाले हैं? यजुर्वेद में मिलने वाले, अपने को ध्यान में रखना है। तो भारतीय कृषि का वर्णन कौन से वेद में मिलेगा अपने को? यजुर्वेद में। ऑर्गेनिक फार्मिंग के पितामह आज मॉडर्न जमाने में किसको कहा जाता है? इंग्लैंड में कहा जाता है। इंग्लैंड से कौन आए थे? सर अल्बर्ट हवार्ड आए थे। उनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग। परंतु जो सर अल्बर्ट हवार्ड है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग सीख के कहां से गए थे? इंडिया से ही सीख के गए थे, क्योंकि उनकी जो पोस्टिंग थी, जो अपने देश में अंग्रेजों का राज था उस समय उनकी पोस्टिंग इंदौर में थी। और उन्होंने वहां से सबसे पहले डाटा को कलेक्शन किया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग किस प्रकार से की जा सकती है, फिर उन्होंने पूरे विश्व में इसको डिस्क्राइब किया था। तो वहां जो सर अल्बर्ट हवार्ड है, फादर ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग, उन्होंने भी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, पढ़े हैं, वो कहाँ से पढ़े हैं, कहाँ से सीखे हैं? इंडिया से ही सीखे हैं। तो फादर ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग को एक तरीके से अपने को इंडिया को भी कहा जा सकता है। मतलब आपको बुक्स में मिलने वाला वो इंग्लैंड मिलने वाला है। अगर पर्टिकुलर नाम पूछेगा तो वो क्या पूछने वाला है? सर अल्बर्ट हवार्ड को ही जाना जाता है। अगर भारतीय कृषि का वर्णन किस में मिलता है, अगर आपसे पूछे तो किस में मिलने वाला है? यजुर्वेद में। कहाँ मिलने वाला है? यजुर्वेद में मिलने वाला है। बात करते हैं देन नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में कौन सा है? ऑर्गेनिक फार्मिंग से ही संबंधित क्वेश्चन अपने पास में कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट कब लागू हुआ। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सीयूटी व जेट एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है। जेईटी में आपसे बहुत बार क्वेश्चन आता है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है वो कब जारी किया गया था। ऑप्शन ए अपने पास 1987, 2011, 2006 और 2001। अपने को याद रखना है फूड सेफ्टी एक्ट है वो कब जारी किया गया था? 2006 में। कब जारी हुआ? 2006 में सबसे पहले जारी हुआ था। अपने को ध्यान में रखना है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है वो कब जारी हुआ था? 2006 में जारी हुआ था। अपने को पता होना चाहिए, ठीक है बेटा, अपने को ध्यान में रखना है। ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट अपने को बताता क्या है? ये बताता है कि अपने को किस प्रकार एक भोजन का निर्माण करना है। जैसे आप मार्केट से एक स्लाइस ला रहे हो तो उसमें फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट में लिखा हुआ कि स्लाइस में कौन कौन से पदार्थ डालने चाहिए, कौन सा अमल यूज में लेना है, कौन सी चीनी की मात्रा कम लेनी है, चीनी की मात्रा कितनी रखनी है, उसमें किसी तरह की मिलावट नहीं होनी चाहिए। ये सारी अपने को कौन बताने वाला है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट बताने वाला है कि ये मानक है कि जिसमें जो पदार्थ माने जो डाले जा रहे हैं, मिश्रित किया जा रहा है, उनके मानक चीजों का यूज में लेना है। एक लिमिट से ज्यादा चीजों का यूज
में नहीं लेना है, ताकि अपने पर हेल्थ पे कोई भी प्रभाव ना पड़े, इसलिए इसका यूज किया जाता है, अपने को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन अपने पास में कौन सा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपको वीडियो को शेयर जरूर कर देना है और लाइक तो करना ही करना है, आप सभी जानते हैं। और अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपसे, ट्राइकोग्रामा क्या है? ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोग्रामा है कि ट्राइकोग्रामा है, ये है क्या कि वास्तव में जीवाणु है, विषाणु है, कवक या निमेटोड रहने वाला है, या निमेटोड। तो इन चारों में से क्या रहने वाला है? ट्राइकोग्रामा क्या रहने वाला है? हमेशा याद रखना है, जहां ग्रामा शब्द आ जाए वो क्या रहने वाला है? जीवाणु रहने वाला है। तो ट्राइकोग्रामा क्या है? एक मित्र जीवाणु है। क्या है? फ्रेंडली बैक्टीरिया रहने वाला है, मित्र जीवाणु रहने वाला है मित्र जीवाणु, जो विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं को नष्ट करने में काम में लिया जा सकता है। जहां आपको ग्रामा दिखाई दे वो क्या रहता है अपने पास में? जीवाणु, बैक्टीरिया है वो रहने वाला है, अपने को ध्यान में रखना है। जैसे अपने पास सुना होगा बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। जहां ग्राम शब्द आ गया वो कहाँ दिखने वाले हैं आपको? जो बैक्टीरिया दिखने वाले यानी जीवाणु है वो दिखने वाला है। तो जो ट्राइकोग्रामा है ये क्या है? जीवाणु रहता है। एक शब्द आता है ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा, और जहां पे ट्राइकोडर्मा दिखाई देते वो आपको क्या दिखाई देने वाला है? कवक, फंगस यानी फंगिस है दिखाई देने वाला। ट्राइकोडर्मा क्या है? एक कवक है जो मित्र फफूंद के रूप में जानी जाती है। इसका अपने यूज बीज उपचार के रूप में कर सकते हो या आप इसे सोइल के रूप में डायरेक्ट रूप से भी आप कंज्यूम कर सकते हो। ट्राइकोडर्मा तो क्या है? एक कवक है, परंतु ट्राइकोग्रामा क्या है? जीवाणु है वो रहने वाला, अपने को ध्यान में रखना है। जीवाणु दो प्रकार के, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव होते हैं। जहां ये ग्राम शब्द दिख जाए वो क्या रहने वाला है? जीवाणु। क्या रहने वाला है? जीवाणु रहने वाला। मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको ध्यान में रह जाएगा। आपके जेईटी एग्जाम में सीधा से क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से ट्राइकोडर्मा का उदाहरण कौन सा रहने वाला है? ट्राइकोडर्मा क्या है? जीवाणु, विषाणु, वायरस या निमेटोड रहने वाला है, माइकोप्लाज्मा रहने वाला है। इस तरह के क्वेश्चन अपने को बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। तो ट्राइकोग्रामा क्या है? एक जीवाणु है, अपने को पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में ऑर्गेनिक फार्मिंग से कौन सा दिया गया है? वीडियो को शेयर कर देना मेरे प्यारे वाले को, तभी आपकी तैयारी क्या हो गई? बिल्कुल बढ़िया से चलने वाली है। होप आपकी तैयारी बहुत बढ़िया शानदार चल रही होगी और अपनी यूनिवर्सिटी को पाने के लिए आप लगातार प्रयास करते रहते हो। अगला क्वेश्चन कौन सा है? भारत का प्रथम जैविक राज्य कौन सा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन और बहुत बार पूछ लिया जाता है। जेट एग्जाम में भी पूछा गया है, इसलिए मैं स्टार कितने लगा रहा हूँ यहाँ पे? 3 स्टार पहले से ही लगा रहा हूँ कि भारत का प्रथम जैविक राज्य कौन सा रहने वाला है, कि ऑर्गेनिक स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है? कि भारत का कौन सा राज्य जिसे ऑर्गेनिक स्टेट के नाम से जाना जाता है, जिस सबसे पहले घोषित किया गया? सबसे पहले अपने पास में ऑप्शन कौन सा दिया गया है? मेघालय, उत्तराखंड या राजस्थान या सिक्किम। तो आपसे पूछे कि भारत का प्रथम जैविक राज्य कौन सा, किसे जो घोषित किया गया, वो किसे घोषित किया है? सिक्किम को घोषित किया। किसे किया गया है? सिक्किम। सिक्किम क्या है? फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है, फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है, जिसे कब जो 2016 में ही घोषित कर दिया गया था। कब घोषित किया गया था? 2016 में ही इसे घोषित कर दिया था ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में। यहाँ पे 100% जो खेती की जाती है वो किस तरह की जाती है? ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का अर्थ क्या है? कि जिसमें किसी भी प्रकार के संश्लेषित रसायनों का उपयोग नहीं किया जाता है, केमिकल्स का, फर्टिलाइजर का यूज नहीं किया जाता, वो क्या कहलाती है? ऑर्गेनिक फार्मिंग लाती है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो फर्स्ट स्टेट बनाया गया वो कौन सा बनाया गया है? सिक्किम बनाया गया है भाई साहब। तो फर्स्ट स्टेट तो कौन सा रहने वाला है? सिक्किम रहने वाला है, कोई दो राय नहीं है। सिक्किम के बाद में किसे बनाया गया था? उत्तराखंड को। किसे बनाया गया बेटा? उत्तराखंड क्या रहने वाला है? सेकेंड स्टेट। उत्तराखंड क्या रहने वाला है? सेकेंड स्टेट रहने वाला है। और जो थर्ड स्टेट है वो कौन सा रहने वाला है? मेघालय। थर्ड कौन सा रहता है? मेघालय रहने वाला है। मेघालय कितने नंबर पे आने वाला है? थर्ड स्टेट पे आने वाला है। तो बताओ जल्दी से कि भारत में कितने राज्य हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जाने जाते हैं, जिनमें 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाएगी? पहला स्टेट कौन सा है? सिक्किम, दूसरा उत्तराखंड और तीसरा कौन सा रहने वाला है? मेघालय रहने वाला है। ये तीनों स्टेट कैसे हैं जिनमें 100% तक ऑर्गेनिक फार्मिंग? सिक्किम को फर्स्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट कहा जाता है, 2016 में बनाया गया, 2019 में उत्तराखंड को और 2021 में मेघालय को बनाया गया है। अपने को ध्यान में रखना है, तो अपने वो
ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए तो अपने पास में कौन रहने वाला है, सिक्किम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या रहने वाला है, सही रहने वाला है। इसके अलावा राजस्थान में ऑर्गेनिक फार्मिंग कहाँ की जाती है, डूंगरपुर में। कहाँ की जाएगी, डूंगरपुर में सबसे ज्यादा की जाती है, ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके तहसील से संबंधित या जिले से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो सबसे ज्यादा है, वो कहाँ की जाती है, डूंगरपुर में की जाती है, अपने को ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा शानदार क्वेश्चन है जो आपके जेड 2024 में पूछा गया है। क्या पूछा गया है, जेड 2024 में ही पूछा गया कि राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र की स्थापना कब की गई। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र की स्थापना कब की, सेंटर फॉर द ऑर्गेनिक फार्मिंग, सेंटर फॉर द ऑर्गेनिक फार्मिंग की स्थापना है वो सबसे पहले कब की गई थी और कहाँ की गई थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग की स्थापना की गई, मुझे याद आ रहा है जहां तक, कहाँ की गई मेरे प्यारे बच्चों, 2004 में। और 2004 में कहाँ की गई बेटा, गाजियाबाद में। कहाँ की गई, गाजियाबाद में। जिला गाजियाबाद का नाम तो आपने सुना ही होगा। वहीं क्या स्थापित है, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र का क्या स्थापित है, राष्ट्रीय जैविक केंद्र खेती की स्थापना है वो की गई गाजियाबाद में। और गाजियाबाद मेरे प्यारे बच्चों कहाँ पे है, यूपी में। कहाँ पे है, यूपी में रहने वाला है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र की स्थापना कब की गई थी, गाजियाबाद यूपी में की गई, अपने को ध्यान में रखना है। इसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग से संबंधित एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट फॉर द ऑर्गेनिक फार्मिंग, इंस्टीट्यूट फॉर द ऑर्गेनिक फार्मिंग जो संस्थान बनाया गया है, ये तो क्या बनाया है, केंद्र। और जो संस्थान बनाया गया वो कहाँ बनाया गया है, गंगटोक सिक्किम में। क्या बनाया गया है, गंगटोक सिक्किम में बनाया गया है। सिक्किम क्या है, फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है, तो वहां पे जो इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है, ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो कहाँ स्थापित किया गया है, गंगटोक सिक्किम में। और ये कब बनाया गया है, 2017 में। कब बनाया गया मेरे प्यारे बच्चों, 2017 में इसे स्थापित किया गया है, तो अपने को ध्यान में रखना है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से संबंधित एक अपने पास में सेंटर, जब अपने सेंटर आ जाए तो अपने कहाँ जाना है, जिला गाजियाबाद में। कहाँ जाना है, जिला गाजियाबाद में। 2004 में जब अपने हिसाब से इंस्टीट्यूट पूछ लिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए, तो अपने को इंस्टीट्यूट के लिए कहाँ जाना है, गंगटोक सिक्किम जाना है। कहाँ जाना है, गंगटोक सिक्किम है जाने वाले। इंस्टीट्यूट कहाँ पे, गंगटोक सिक्किम में। और सेंटर कहाँ बना हुआ है, गाजियाबाद में, जिला गाजियाबाद, अपने को ध्यान में रखना है। मूवी आपने सभी ने देखी ही होगी। तो अगर आपसे केंद्र की बात करें, सेंटर की बात करें, तो कहाँ मिलने वाला है, गाजियाबाद में। और संस्थान है वो कहाँ रहने वाला है, गंगटोक सिक्किम में रहने वाला है, अपने को ध्यान में रखना है। ओके, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्या मिलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है कि 1 हेक्टेयर में कितने फेरोमोन ट्रैप लगाई जाने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं फेरोमोन ट्रैप होता है क्या। फेरोमोन ट्रैप क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक तरीके का जाल है। क्या है, जाल, जिसको किस लिए काम में लिया जाता है, नर कीटों को फंसाने के लिए। नर कीटों पे नियंत्रण पाने के लिए किसका यूज में किया जाता है, फेरोमोन ट्रैप का यूज किया जाता है। फेरोमोन ट्रैप क्या, एक प्रकार का जाल है, पॉलीथिन का बना हो। इस पॉलीथिन में कैप्सूल रखे जाए, क्या रखे जाते हैं, कैप्सूल रखे जाते हैं। और कैप्सूल किसके होते हैं, फेरोमोन्स के होते हैं। किसके होते हैं, फेरोमोन्स के। और इन फेरोमोन्स कैप्सूल में जो गंध आती है वो किसकी गंध आती है, मादा की। किसकी गंध आने वाली है, मादा की गंध आने वाली है। आपको सभी को पता है कि जब मादा की गंध आती है तो नर कीट है वो किसके तरफ आकर्षित होते हैं, मादा की तरफ आकर्षित होते हैं। और उस फेरोमोन ट्रैप में जाके क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं, जिनसे उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब अपने पास में जो मादा कीट है वो नर के बिना जनन नहीं कर पाती, और इससे अपने क्या कर सकते हैं, कीटों पे नियंत्रण पा सकते हैं। नर कीट तो वहां कहाँ आके फंस जाएंगे, फेरोमोन ट्रैप में आके फंस जाएंगे। और जो मादा कीट है वो नर के बिना जनन नहीं कर पाती है, जिसके कारण उनकी संख्या में बढ़ोतरी नहीं हो पाती, जिसके कारण अपने पे कीटों पे नियंत्रण पाने का बहुत ही ज्यादा सहायक तरीका है कि बिना किसी पेस्टिसाइड के, हर्बिसाइड के, बिना किसी अपने हेल्थ के इश्यू के प्रति ना करते हुए अपने को डायरेक्ट रूप से क्या पा रहे हैं, अपने कीटों पे नियंत्रण पा रहे हैं। किसके द्वारा, केवल फेरोमोन ट्रैप के द्वारा। ये कपास की फसल में आपने बहुत इधर उधर लगाए हुए भी जरूर देखे होंगे। कपास की फसल में सामान्यतः यूज में लिए जाते हैं कीटों के नियंत्रण के लिए। तो अपने को 1 हेक्टेयर में फेरोमोन ट्रैप की लगाने की कितनी आवश्यकता रहने वाली है, 5 से 7 प्रति हेक्टेयर कितने लगने चाहिए, 5 से 7 लगने चाहिए। यानी अपने पास ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही। फेरोमोन ट्रैप में किसकी गंध आती है, मादा की गंध आती है। बस फीलिंग मात्र है, उसमें मादा की गंध आती है, वो वहां पे मादा होती नहीं है, यानी कि केवल फीलिंग मात्र है। और इसी फीलिंग के चक्कर में नर कीट क्या हो जाता है, बेचारा फंस जाता है, अपनी जान को गवा बैठता है। अपने को ध्यान में रखना है, बस फीलिंग मात्र उसमें होती है, ध्यान में रखना है।
ओके, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्या दिया गया है कि कंपोस्ट बनाने की बेंगलोर विधि की खोज किसने की। कंपोस्ट बनाने की बेंगलोर विधि की खोज है वो किसके द्वारा की गई थी। सबसे पहले ऑप्शन कौन सा दिया गया, एल्बर्ट हवार्ड, डॉक्टर वेद। इसके अलावा ऑप्शन नंबर सी देवनारायण पांडारी, जिसे अपने नाडेव काका के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते हैं, नाडेव काका के नाम से भी जाना जाता है। और ऑप्शन नंबर डी कौन सा दिया गया है, CN आचार्य। कौन सा दिया गया है, CN आचार्य दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए एल्बर्ट हवार्ड, डॉक्टर वेद, देवनारायण पांडारी, CN आचार्य। तो आप सभी बताइए कि निम्न में से कंपोस्ट बनाने की विधि बेंगलोर विधि है वो किसके द्वारा दी गई है। कंपोस्ट बनाने की बेंगलोर विधि किसके द्वारा दी गई है, एल्बर्ट हवार्ड के द्वारा, वेद के द्वारा, देवनारायण पांडारी के द्वारा, CN आचार्य के द्वारा। निम्न में से किसके द्वारा कंपोस्ट बनाने की विधि है वो दी गई है, तो आपको सबसे पहले बताना है। अगर बात करें कंपोस्ट बनाने की बेंगलोर विधि है वो किसके द्वारा दी गई है, तो मेरे प्यारे बच्चों CN आचार्य के द्वारा। किसके द्वारा, CN आचार्य के द्वारा। और इस विधि को कहां पे दिया गया था, साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ द बेंगलुरु, साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ द बेंगलुरु में दिया गया था। इसलिए इसका नाम भी क्या रख दिया, बेंगलुरु विधि ने। क्या नाम भी क्या रख दिया गया, बेंगलुरु विधि रख दिया गया है। इसमें जो NPK की मात्रा पाई जाएगी, बेंगलुरु विधि में NPK की मात्रा कितनी पाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों, साथ साथ में सीखते हुए चलेंगे। N की मात्रा कितनी पाई जाएगी, 1.5%। जो अपने पास में फास्फोरस की मात्रा रहने वाली है 0.5% था। जो बात करें पोटेशियम कितना पाया जाता है, 1 से 1.2% पाया जाता है। NPK की मात्रा आपसे कभी भी कहीं भी पूछी जा सकती है कि बेंगलोर विधि में जो NPK की मात्रा है वो कितनी रहने वाली है। नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, 1.5%। फास्फोरस की मात्रा कितनी है, 0.5%। और इसके अलावा जो बात करते हैं अपने पोटेशियम की मात्रा कितनी है, 1 से 1.2% के बीच में रहने वाली, अपने को पता होना चाहिए। जो बेंगलोर विधि है उसकी जो खोज हुई थी कहाँ हुई थी, साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ द बेंगलुरु में हुई थी। और किसके द्वारा की गई मेरे प्यारे बच्चों, CN आचार्य के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी, CN आचार्य के द्वारा की गई थी। एल्बर्ट हवार्ड ने भी एक विधि खोज की थी, उस विधि का नाम क्या था, इंदौर विधि। उस विधि का नाम क्या था, इंदौर विधि था। इसके अलावा देवनारायण पांडारी साहब ने भी एक विधि की खोज की थी और उस विधि का नाम क्या था, नाडेप विधि। क्या था, नाडेप विधि की खोज की थी। और नाडेप विधि की खोज जो हुई थी वो कहाँ हुई थी, महाराष्ट्र में। जो नाडेप काका के नाम से फेमस है देवनारायण पांडेरी, इन्होंने नाडेप विधि खोज की थी और अपने खेत में घरेलू तरीके से खोज की गई थी। अपने को ध्यान में रखना है कंपोस्ट बनाने की विधियों में। तो अपने को ध्यान में रखना है कि बेंगलोर विधि खोज किसके द्वारा की गई, CN आचार्य के द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में कौन सा दिया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके JAT CUT के एग्जाम में पक्का आने वाला है। पक्का पूछा जाएगा, इसलिए अपने क्या लगा लेते हैं, स्टार लगा लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया गोबर की खाद में NPK की मात्रा कितनी होती है। गोबर की खाद में NPK की मात्रा कितने प्रतिशत है वो पाई जाती है, अपने को ध्यान में रखना है। आप सभी को पता है कि गोबर की खाद में जो NPK की मात्रा पाई जाती है वो कितनी कितनी पाई जाती है, 2:1:2 में पाई जाती है। जिसमें जो NPK है, जिसमें से जो नाइट्रोजन की मात्रा कितनी रहने वाली है, 0.5%, फास्फोरस की मात्रा 0.25% और जो पोटास की मात्रा है, पोटेशियम कितना पाया जाएगा, 0.5% पाया जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा NPK की मात्रा गोबर की खाद में, फार्म यार्ड मैन्योर में NPK की मात्रा कितनी पाई जाएगी, तो 0.50%, फास्फोरस की मात्रा 0.25% तथा इसके अलावा पोटास की मात्रा कितनी पाई जाती है, 0.50% के लमसम पाई जाती है। तो अपने को ध्यान में रखना है। तो सबसे ज्यादा जो गोबरी खाद में क्या पाया जाएगा, नाइट्रोजन में पोटास, जो पोटास है पाया जाता है। फास्फोरस की मात्रा कितनी रहने वाली है, 0.25% है वो रहने वाली है, अपने को ध्यान में रखना है। तो गोबरी खाद में, फार्म यार्ड मैन्योर में जो NPK की मात्रा पाई जाती है वो कितने प्रतिशत पाई जाएगी, 0.5, 0.25 और 0.5 है वो पाई जाने वाली। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा अपना, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल डन रहने वाला है। इससे संबंधित कोई डाउट है तो आप नीचे दिए गए नंबरों से पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हो कोई अगर आपको डाउट रहता है। अगला क्वेश्चन अपने पास में क्या दिया गया है कि वर्मी कंपोस्ट में कितने प्रतिशत नमी की मात्रा आवश्यक है। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए कितने प्रतिशत नमी की मात्रा आवश्यकता होती है।
कि अपने को वर्मी कंपोस्ट बनाना है। आप सभी जानते हो वर्मी कंपोस्ट क्या है, खेत जो केंचुए के द्वारा तैयार की खाद क्या कहलाती है, वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। जो अर्थवर्म के द्वारा तैयार की खाद क्या कहलाएगी, वर्मी कंपोस्ट। जिसमें अर्थवर्म है वो सड़े गिड़े कचरे को खाता है, कार्बनिक पदार्थों को खाता है, हर खाद को निर्माण करता है, वो क्या कहलाती है, वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। और वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए नमी की मात्रा अपने से पूछ ली जाए तो कितनी रखनी है अपने को, 40 से 60%। नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 40 से 60% होनी चाहिए। इससे ज्यादा नमी की मात्रा है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसलिए अपने पास ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। डन 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 होने वाला है मेरे प्यारे बालकों को। दिक्कत, प्यारी बालिकाओं को दिक्कत है तो कमेंट में सेक्शन में बता सकते हो। अगर वो पूछे नमी की मात्रा ना पूछे, वो तापमान पूछ लेगी, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए तापमान की कितनी आवश्यकता रहने वाली है, तो तापमान अपने को ध्यान में रखना है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। कितना रखना है, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता अपने को रहने वाली है, अपने को पता होना चाहिए। तो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए नमी की मात्रा पूछे तो अपने पास में आंसर क्या आना चाहिए, 40 से 60% आना चाहिए। कितना आना चाहिए बालकों, 40 से 60% आना चाहिए। अगर वो तापमान पूछ ले तो तापमान के आंसर कितना आना चाहिए, 20 से 30% आने वाला है। तापमान कितना, 20 से 30, नमी की मात्रा 40 से 60% तक रहने वाली है। इस तरह से अपने को लगातार याद कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास में कौन सा दिया गया है मेरे प्यारे बालकों, अगला क्वेश्चन अपने पास में आता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जैविक पदार्थों का प्रमाणीकरण कौन सी संस्था के द्वारा किया जाता है। कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उनका जो सर्टिफिकेट का कार्य करता है वो कौन करने वाला है। जैसे अपने को नेपाल से, श्रीलंका से कोई वस्तु मंगानी है, कोई अपने पास में कृषि का उत्पाद मंगाना है या किसी भी प्रकार का उत्पाद मंगाना है, तो अपनी कौन सी संस्था के द्वारा प्रमाणीकृत करना पड़ेगा, कौन सी संस्था से अपने को परमिशन लेने की आवश्यकता होगी ताकि वो अपने सही तरीके से अपने ला सके। इसके लिए कौन सी संस्था जानी जाती है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणीकरण करने के लिए, परमिशन देने के लिए, सर्टिफिकेट देने के लिए कौन सी संस्था का जो सबसे ज्यादा मानक संस्था है वो कौन सी है भारत में, एनपीओपी। कौन रहने वाली है, एनपीओपी रहने वाली। एनपीओपी की जो फुल फॉर्म है वो क्या रहती है बेटा, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। क्या रहने वाली है, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। क्या रहने वाली है, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है वो रहने वाली है। यानी कि नेशनल स्तर पे अपने को दूसरे देश से कोई प्रोडक्ट मंगाना है तो कौन सी संस्था से अपने को प्रमाणीकरण करना पड़ेगा, एनपीओपी के द्वारा अपने को प्रमाणीकरण की आवश्यकता रहने वाली है। जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, जैसे अगर आपने नींबू का बाग लगा रखा है, आम का बाग लगा रखा है और आप चाहते हो कि मेरी नींबू की वैरायटी है वो देश से बाहर जाएगी, श्रीलंका में जाएगी, नेपाल में जाएगी, जापान में जाएगी, भूटान में जाएगी, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, ब्रिटेन, आप उसे कहीं भी भेजना चाहते हो तो आपको सबसे पहले एक प्रमाणीकरण सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ने वाली है। और वो सर्टिफिकेट आपको कौन देने वाला है, एनपीओपी। एनपीओपी बोले तो नेशनल प्रोग्राम फॉर द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। क्या देने वाला है, नेशनल प्रोग्राम फॉर द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है वो रहने वाला है। इसकी स्थापना हुई थी, वो कब हुई थी, 2001 में। पूछे एनपीओपी की स्थापना कब हुई थी, 2001 में, ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा दिया गया है पीजीएस इंडिया। पीजीएस इंडिया क्या करता है, देश में एक जगह से दूसरी जगह अगर आपको सामान को लेके जाना है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को लेके जाना है तो किसकी आवश्यकता रहने वाली है, पीजीएस इंडिया की। जैसे आप अपने जो खेत में उगे हुए अमरूदों को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजना चाहते हो, जैसे आप अपना उत्पाद है राजस्थान से गुजरात भेजना चाहते हो तो आपको किसकी आवश्यकता रहने वाली है, पीजीएस इंडिया की जो परमिशन की आवश्यकता रहती है। पीजीएस इंडिया की जो खोज की गई थी वो कब की गई थी, 2011 में। तो जो इसकी स्थापना की गई थी वो कब की गई थी, 2011 में इसकी स्थापना की गई थी, अपने को ध्यान में रखना है। तो ये ध्यान में रखना है, एनपीओपी की स्थापना 2011 में, पीजीएस इंडिया की एनपीओपी की स्थापना 2001 में, और पीजीएस इंडिया की स्थापना कब की गई मेरे प्यारे बच्चों, 2011 में की गई। एपिडा की स्थापना कब की गई, 1984-85 में की गई थी। कब की गई थी, 1984-85 में। और एफएसएसआई की स्थापना कब की गई थी, 2011 में। कब की गई, 2011 में की गई, अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में बढ़ते हैं, कीटों से संबंधित है। अपने कीटों से संबंधित क्वेश्चन क्या आया है कि क्राइसोफिट्स के लिए 1 हेक्टेयर में कितने अंडे रखे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि प्यारे बच्चों क्राइसोफिट्स है क्या। क्राइसोफिट्स क्या है, परभक्षी कीट है। क्या है, परभक्षी कीट है। किस रूप में जाना जाता है, परभक्षी कीट के रूप में जाना जाता है। अब ये परभक्षी कीट क्या होता है
कि दूसरे कीटों को खाने वाला क्या कहलाता है, परभक्षी कहलाता है। क्या कहलाता है, परभक्षी। जो अपने खेत में हानिकारक कीट पाए जाते हैं उनको खाने का कार्य कौन करने वाला है, परभक्षी कीट। और परभक्षी कीट्स के लिए अपने पास में उदाहरण कौन सा रहने वाला है, क्राइसोपिड्स। तो पूछे क्राइसोपिड्स आपके लिए क्या है, परभक्षी पक्षी है, कीट है, जीवाणु है, विषाणु है, इस तरह के आपको ऑप्शन मिलने वाले हैं। तो याद रखना है परभक्षी कीट है साहब, वो क्या मिलने वाले हैं आपको, जो परभक्षी कीट्स का उदाहरण आपको क्या मिलने वाला है, क्राइसोपिड्स मिले। क्या मिलने वाला है, क्राइसोपिड्स मिलने वाला है। परभक्षी जीवाणु पूछ ले तो आपको क्या मिलेगा, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोग्रामा मिलने वाला है। कीट पूछ ले तो ट्राइकोडर्मा मिलने वाला है, अपने को ध्यान में रखना है। परभक्षी कीट के रूप में किसे जाना जाएगा, क्राइसोपिड्स को। और एक हेक्टेयर में क्राइसोपिड्स की संख्या कितनी होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए अपने पास में 20,000, बी ना अपने पास में 30,000, ऑप्शन नंबर सी अपने पास 50,000, या अपने पास ऑप्शन नंबर डी क्या है, 70,000। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्राइसोपिड्स की संख्या एक खेत में कम से कम कितनी होनी चाहिए, अधिकतम कितनी होनी चाहिए। अगर बात करें क्राइसोपिड्स होने चाहिए तो वो कितने होने चाहिए, कम से कम एक हेक्टेयर खेत में अंडों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 50,000 अंडों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 50,000 अंडे है वो मिनिमम रूप से पाए जाने ही चाहिए, अपने को ध्यान में रखना। कितने पाए जाने चाहिए, 50,000 रुपए मिनिमम रूप से अंडे पाए जाने चाहिए, अपने को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन अपने पास में कौन सा आता है कि भारत में जैविक उत्पादन में एक अग्रणी राज्य कौन सा है, कि भारत में जैविक उत्पादन सबसे ज्यादा कौन सा राज्य करता है। अभी अपने बात करके हटे हैं कि भारत का प्रथम जैविक राज्य कौन सा रहने वाला है, सिक्किम रहता है। प्रथम जैविक राज्य कौन सा रहता है, सिक्किम रहने वाला है। कौन सा रहने वाला है, सिक्किम। परंतु क्या इस सिक्किम स्टेट है उसमें सबसे ज्यादा उत्पादन देखने को मिलेगा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है वो सब कहाँ उत्पादित किए जाते हैं, कहाँ उत्पादित किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी सिक्किम, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश। भारत में जो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा प्रोडक्शन के लिए हाईएस्ट अमाउंट में जहाँ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन मिलता है वो कहाँ मिलता है मेरे प्यारे बच्चों, मध्य प्रदेश में। कहाँ मिलने वाला है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है वो मिलने वाला है, अपने को ध्यान में रखना है। कहाँ मिलेगा, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बाद में आपको कहाँ मिलेगा, महाराष्ट्र में। कहाँ मिलने वाला है, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के बाद में आपको कहाँ मिलने वाला है, राजस्थान में। और राजस्थान के बाद में कहाँ मिलेगा आपको, गुजरात में। कहाँ मिलेगा, गुजरात में मिलने वाला है। तो ये 4 स्टेट है, आपको लगातार ध्यान में रखना है कि ऑर्गेनिक स्टेट पूछ ले तो कौन सा रहने वाला है, सिक्किम। अगर पूछे ऑर्गेनिक उत्पाद सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में यानी एमपी में मिलने वाले हैं, मालवा में मिलने वाले हैं। उसके बाद में महाराष्ट्र में, उसके बाद में राजस्थान में, फिर क्या रहने वाले हैं, गुजरात में रहने वाला है। ऑर्गेनिक स्टेट पूछ लिया जाए तो क्या है, सिक्किम, जिसे 2017 में सबसे पहले घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में कौन सा है, ट्राइकोडर्मा की बीज उपचार के लिए कितनी मात्रा काम में ली जाएगी। ट्राइकोडर्मा क्या है, एक मित्र फफूंद है। क्या है, मित्र फफूंद रहने वाला है। क्या रहने वाला है, मित्र फफूंद रहने वाला है। क्या रहने वाला है, मित्र फफूंद रहने वाला है ट्राइकोडर्मा। जहां आपको अभी आपने बात की थी, जहां डर्मा शब्द लग जाए वो क्या है, फफूंद। जहां ग्रामा शब्द लग जाए वो क्या है, जीवाणु रहने वाला है। और ट्राइकोडर्मा क्या है, मित्र फफूंद, जिसका अपने क्या काम में लेते हैं, या तो अपने बीज उपचार के रूप में काम में लेंगे, या बीज उपचार के रूप में काम में लेंगे, या मृदा उपचार में काम में लिया जाएगा। क्या काम में लिया जाएगा, मृदा उपचार के रूप में काम में लिया जाता है। अगर अपने बीज उपचार के रूप में बात करें, ट्राइकोडर्मा की जो आवश्यक मात्रा रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है, 2 से 4 ग्राम, 4 से 6 ग्राम, 6 से 8 ग्राम, या 8 से 10 ग्राम रहने वाली है। तो अपने को ध्यान में रखना है, अगर बीज उपचार करना है प्रति केजी के हिसाब से अपने को, तो 6 से 8 ग्राम ट्राइकोडर्मा की आवश्यकता रहने वाली है। अगर आप चाहते हो कि मुझे 10 केजी बीज उपचार करना है तो आपको कितनी आवश्यकता रहने वाली है, 60 से 80, कितनी, 60 से 80 ग्राम तक बीजों की आवश्यकता है। जो 10 केजी बीज के लिए अपने को 60 से 80 ग्राम ट्राइकोडर्मा की आवश्यकता है वो रहने वाली, अपने को ध्यान रखना। 1 केजी के लिए अपने पास में 6 से 8 ग्राम तक रखना है। अगर पूछे वो बीज उपचार के लिए कितनी चाहिए, तो 10 केजी, सॉरी, मृदा उपचार के लिए कितनी चाहिए, बीज उपचार के लिए तो कितना है, 6 से 8 ग्राम की आवश्यकता है। अगर पूछे मृदा उपचार के लिए कितना चाहिए, तो 10 केजी तक आपको प्रति हेक्टेयर में आवश्यकता है वो रहने वाली, कितनी, 10 केजी तक प्रति हेक्टेयर में आवश्यकता है वो रहने वाली है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में कौन सा दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, 95 से वर्मी कंपोस्ट क्वेश्चन पूछा गया है।
और आप सभी जानते हो कि वर्मी कंपोस्ट है या जो केंचुए की खाद है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाने वाली, क्या निभाने वाली है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है वो निभाने वाली है, क्योंकि ये क्या करती है, संश्लेषित रसायनों पे अपनी निर्भरता को कम करती है, खाद व उर्वरक है उस पर अपनी निर्भरता को कम करती है, उनको रिड्यूस करने का कार्य करती है, अपनी जो खेत है उसकी जो भूमि है उसको जैविक बनाने का काम करेगी, उसके रासायनिक व भौतिक दिशा में जो अच्छा सुधार लाने का कार्य करने वाली है। जैविक जो अपने पास में वर्मी कंपोस्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो कौन सा पूछा गया है कि एपीजिक केंचुए का उदाहरण है, कि एपीजिक केंचुए का उदाहरण है बच्चों वो कौन सा रहने वाला है, कि जो केंचुआ है एपीजिक इसका उदाहरण है वो कौन सा रहने वाला है। पहला उदाहरण अपने पास में कौन सा दिया गया है, लेम्बिटो मारुति, दूसरा अपने पास में आइसिनिया फोर्टिटा, तीसरा अपने पास में मेटाफायर प्रोसुता और लास्ट में दिया गया है सभी दिया गया है। केंचुए होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एपीजिक हो गया, इसके अलावा डायोजिक हो गया और एंडोजिक हो गया। केंचुए कितने प्रकार के हैं, एपीजिक, डायोजिक व एंडोजिक, तीन प्रकार के केंचुए पाए जाते हैं। उनमें से अपने पास में एपीजिक प्रकार का पूछा गया, एपीजिक प्रकार का कौन सा रहने वाला है, आइसिनिया फोर्टिटा, कौन सा रहने वाला है, आइसिनिया फोर्टिटा है वो अपने पास में रहने वाला है, अपने को ध्यान में रखना है, कौन सा रहेगा, आइसिनिया फोर्टिटा रहने वाला है। आइसिनिया फोर्टिटा क्या है, अपने पास में एपीजिक प्रकार का केंचुआ है जो क्या करता है, 90% कार्बनिक पदार्थ खाएगा, क्या खाएगा, 90% कार्बनिक पदार्थ खाने का कार्य करेगा और जो 10% है वो मृदा खाने का कार्य करता है, क्या करेगा, 10% मृदा खाने का कार्य करता है। अगर वो पूछे आपसे कि जो एंडोजिक प्रकार का कौन सा रहने वाला है, लेम्बिटो मारुति, कौन रहने वाला है, लेम्बिटो मारुति रहने वाला है। इसके अलावा जो डायोजिक प्रकार का कौन सा रहने वाला है, मेटाफायर पर्सुता, ये क्या करता है, 10% कार्बनिक पदार्थ खाएगा, 10% क्या खाएगा, कार्बनिक पदार्थ, और 90% क्या करता है, मृदा खाने का कार्य करेगा, 90% क्या करता है, मृदा खाने का कार्य है वो करने वाला है, अपने को ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में कौन सा रहने वाला है कि जैविक खेती का सर्वाधिक राज्य कौन से राज्य में क्षेत्रफल रहने वाला है, कि जैविक राज्य का क्षेत्रफल व एरिया में कौन रहने वाला है, मध्य प्रदेश रहने वाला, अभी अपनी बात की थी। अगर बात करें एरिया वाइज और फिर बात करते हैं अपने प्रोडक्शन वाइज, एरिया सबसे ज्यादा कहाँ रहेगा, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाद में कहाँ रहने वाला है, अपने को ध्यान में रखना है, एमएच यानी महाराष्ट्र रहने वाला है। उसके बाद अपने पास में गुजरात रहेगा, कहाँ रहने वाला है, गुजरात है। फिर अपने पास में कौन सा आने वाला है, राजस्थान आने वाला है एरिया में। अगर बात करें प्रोडक्शन में फर्स्ट स्टेट पे कौन है, एमपी आने वाला है, दूसरे पे महाराष्ट्र आने वाला है, थर्ड पे अपने राजस्थान क्या आ जाएगा, गुजरात को क्रॉस कर लेता है, और फोर्थ पे अगर प्रोडक्शन में बात करें तो कौन आने वाला है, जो बात करें गुजरात है वो आने वाला, कौन आने वाला है, गुजरात आने वाला है। तो इन चारों चीजों को अपने ध्यान में रखना है। एरिया में फर्स्ट कौन है, एमपी, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के मामले में इंडिया में 2 नंबर पे महाराष्ट्र, 3 नंबर पे गुजरात और 4 पे गुजरात रहने वाला है। इसके अलावा प्रोडक्शन में सबसे आगे कौन है, एमपी, मध्य प्रदेश अपना प्यारा सा, फिर आता है एम फॉर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। अगर पूछे राजस्थान का ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के मामले में कौन सा स्थान रहने वाला है, तीसरा रहने वाला है, और अगर एरिया में बात करें तो कौन सा रहने वाला है, चौथा रहने वाला है। इन बातों को अपने को पता होना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में कौन सा दिया गया है, बहुत ही शानदार व जानदार क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन भी कहा जा सकता है कि खाद्य शब्द की उत्पत्ति है वो कौन सी भाषा से हुई है। ये अपने पास में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो खाद्य शब्द है उसकी उत्पत्ति कौन सी भाषा से मानी जाती है। तो अपने को ध्यान में रखना है, खाद्य शब्द की उत्पत्ति है वो एक शब्द से हुई है। उनमें से ऑप्शन में अपने पहले पास कौन सा दिया गया है, लैटिन, संस्कृत, ग्रीक या इंग्लिश। अपने को सभी को पता है खाद्य शब्द है वो किससे बना है, संस्कृत भाषा के खाद्य शब्द से। किससे बना है, संस्कृत भाषा के खाद्य शब्द से बना है, यानी वो कौन सी भाषा का शब्द रहने वाला है, खाद्य शब्द है वो जो मैन्योर शब्द है कौन सी भाषा का रहने वाला है, संस्कृत भाषा का। अपने सिलेबस में संस्कृत भाषा से जुड़े हुए कौन कौन से शब्द अपने पास में दिखाई देते हैं। जैसे पहला शब्द तो अपने पास में आ गया खाद्य। ये पूछे खाद्य कौन सी भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है वो रहने वाला है। अगर वो पूछे कृषि कौन सी भाषा का शब्द है तो संस्कृत भाषा का शब्द रहने वाला है। अगर वो पूछे शर्करा कौन सी भाषा का शब्द है, कौन सी भाषा का है, संस्कृत भाषा का। अगर पूछे जो गन्ने में सेकरम पाया जाता है वो कौन सी भाषा का शब्द रहने वाला है,
संस्कृत भाषा का शब्द रहने वाला है। इसके अलावा एक शब्द और आता है लाख शब्द। लेक कल्चर में आता है ना लाख शब्द, या जो लेक कल्चर है वो कौन सी भाषा से लिया गया है? संस्कृत भाषा से लिया गया। तो पांचों शब्द है वो कौन सी भाषा से लिए गए हैं? संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। आपसे इनमें से कोई भी पांचों वर्ड में से एक क्वेश्चन आ जाएगा कि सेक्रम कौन सी भाषा से, खाद्य कौन सी भाषा से, कृषि कौन सी भाषा से लिया गया है, लाख कौन सी भाषा से लिया गया है, सरकरा कौन सी भाषा से लिया गया है। तो अपने को सारा वर्ड, सभी वर्ड्स का पता होना चाहिए कि जो खाद्य शब्द है वो भी संस्कृत से है, सेक्रम संस्कृत से, कृषि भी संस्कृत से, और ये सभी वर्ड किससे लिए गए हैं? संस्कृत से लिए गए हैं। तो संस्कृत भाषा में अपने सिलेबस में कौन कौन से 5 शब्द लगते हैं? खाद्य, सेक्रम, कृषि, लाख व सरकरा शब्द है वो लगने वाले अपने को ध्यान में रखना है। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट। तो अपना ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही होने वाला है कि खाद्य शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से जुड़ी हुई है? संस्कृत भाषा से जुड़ी हुई है, ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो लैटिन वर्ड्स पूछे जाएंगे, लैटिन वर्ड्स के हमेशा पीछे क्या लगता है? कल्चर लगेगा। जहां भी आपको कल्चर लगा हुआ दिखाई देता है वो कौन सी भाषा का शब्द माना जाता है? लैटिन भाषा का शब्द दिखाई देगा। जो ग्रीक भाषा का शब्द है उसके पीछे क्या क्या लगाई देगा? जैसे नोमी दिखाई देगा। जैसे अगर अपने बात करें बोटनी, बोटनी कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। अगर बात करें अपनी इनोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। बात करें अपने एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी के पीछे क्या आ रहा है? वाई आ रहा है। तो जहां भी आपको वाई दिखा दे वो कौन सी भाषा का शब्द रहने वाला है? ग्रीक भाषा का शब्द रहने वाला अपने को ध्यान में रखना है। जैसे अपने पास में नोमी या लॉजी दिखाई दे, नोमी या लॉजी दिखाई दे वो कौन सी भाषा का शब्द रहने वाला है? ग्रीक भाषा का शब्द। ग्रीक भाषा में लॉजी या नोमी, या जहाँ पे वाई दिखाई दे वो कौन सी भाषा का शब्द रहने वाला है? ग्रीक भाषा का। जैसे अपने पास में एग्रोनॉमी है, इसके अलावा एंटोमोलॉजी है, पैथोलॉजी है, बॉटनी है, जूलॉजी है, ये सभी किस भाषा के शब्द रहने वाले हैं? ग्रीक भाषा को। आपको बस एक ट्रिक याद करनी है कि जहां भी आपको वाई शब्द दिखाई दे वो कौन सी भाषा का शब्द रहने वाला है? ग्रीक भाषा का शब्द है वो रहने वाला है। अगर इसके अलावा कुछ जहाँ पे कल्चर भाषा, कल्चर लग गया, जिस भी वर्ड के पीछे कल्चर लगे वो कौन सी वर्ड का रहने वाला है? लैटिन भाषा का। जैसे अपने पास में एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, इसके अलावा अपने पास में आता है जो विटिकल्चर है, ओलेरिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, ये सारे कौन सी भाषा का शब्द रहने वाले हैं? लैटिन भाषा के शब्द है वो रहने वाले, अपने को पता होना चाहिए। जैसे उसके अलावा संस्कृत भाषा के 5 वर्ड अपने पास फेमस है, खाद्य शब्द, सेक्रम, कृषि, लाख व सरकरा शब्द रहने वाले। तो शब्दों से संबंधित क्वेश्चन यही आपसे मेन में पूछ लिए जाएंगे। लैटिन भाषा से, ग्रीक भाषा से, संस्कृत भाषा से पूछ लिया जाता है। इसके अलावा अगर आपको अरबी भाषा से शब्द याद रखने तो कौन कौन सी याद रखोगे? जैसे मौसम है, इसके अलावा मौसम शब्द है, मानसून शब्द है, कहां से लिए गए? अरबी भाषा के। इसके अलावा रबी, खरीफ व जायद कौन सी भाषा के शब्द रहने वाले हैं? अरबी भाषा के शब्द रहेंगे। कौन कौन से? मौसम, मानसून और रबी, खरीफ और जायद कौन सी भाषा के रहने वाले हैं? अरबी भाषा के शब्द रहने वाले हैं। तो यही आपसे पूछे जा सकते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में किससे जुड़ा हुआ है? खाद्य खलियों से जुड़ा हुआ है। आप सभी जानते हो जैविक खेती में अपने खाद्य खलियों का उपयोग करते हैं पशुओं को खिलाने के लिए, मृदाओं में डालने के लिए, मृदा का उपचार करने के लिए बहुत सारी खलियों का उपयोग किया जाता है। क्योंकि खलियों में क्या पाया जाता है? पोषक तत्व पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। उनमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है, फास्फोरस, पोटास की मात्रा पाई जाती है, जो अपनी मृदाओं को सुधारने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए इनका उपयोग किया जाता है। अपने पास में क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से खाद्य खली है, ये निम्न में से खाद्य खली है वो कौन सी रहने वाली है जो जिसको अपने पशुओं को खिलाने के रूप में काम में लिया जा सकता है? वो तो खाद्य खली का ऑप्शन देखते हैं। अपने सबसे पहले अपने पास में आता है नीम की खली व क्रंच। नीम की खली व क्रंच, क्या आप नीम की खली को पशुओं को खिला सकते हो? जी नहीं खिला सकते, क्योंकि कैसी होती है? बहुत ज्यादा कड़वी होती है और पशु इसको खाने वाला नहीं है। फिर आता है महुआ व अरंडी। क्या पशुओं को अरंडी भी खिलाई जाती है? जी बिल्कुल नहीं खिलाई जाएगी। पशुओं को क्या खिलाया जाता है? कुसुम खिलाया जाएगा साहब। क्या खिलाया जाता है साहब? है कुसुम है खिलाया जाएगा। कुसुम भी 2 प्रकार का होता है, छिला हुआ और बिना छिला हुआ। जो छिला हुआ है कुसुम कैसा है? जो छिला हुआ है, जिसमें छिलका रहित है, वो कुसुम क्या किस काम में लिया जाएगा? पशुओं को खिलाने के रूप में काम में लिया जा सकता है। तो अपना ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा कि निम्न में से जो खाद्य खली है वो कौन सी रहने वाली है? तो बताओ खाद्य खली कौन सी रहने वाली है? कुसुम है वो रहने वाली है, अपने को ध्यान में रखना है। बात करें कुसुम में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी पाई जाती है? 7.9%। खाद्य खलियों में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन किस में पाई जाती है बेटा? कुसुम में पाई जाती है। और कुसुम में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी रहने वाली है? 7.9% रहने वाली है। इसके अलावा नीम की खली में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी रहती है? 5.2%। कितनी रहने वाली है? 5.2% नीम की
नीम की खली में नाइट्रोजन की मात्रा है वो रहने वाली है। अरंडी में पूछ ले तो आपको करना है 4.2%। नीम की खली में कितना है 5.2 नीम। इसके अलावा अरंडी में पूछ ले तो 4.2 रहने वाली है। अगर वो पूछे कुसुम है जो छिलका रहित है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितने रहने वाली है 7.9, कितने रहने वाली है 7.9% है वो रहने वाली है, तो अपने को ध्यान में रखना है। इसके अलावा अपने से पूछे मूंगफली की खली में भी क्या पाई जाती है नाइट्रोजन पाई जाती है। मूंगफली की खली में क्या पाई जाएगी नाइट्रोजन। मूंगफली की खली में नाइट्रोजन की मात्रा 7.2%, कितनी रहने वाली है 7.2%। तो सबसे ज्यादा खलियों में नाइट्रोजन की मात्रा किस खली में पाई जाएगी कुसुम में, कुसुम के बाद मूंगफली में पाई जाएगी। अखाद्य खलियों में बात करें तो जो नीम है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है 5.2, नीम में मात्रा कितनी है 5.2। और जो आपकी प्यारी सी अरंडी है इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी रहने वाली है 4.2, कितनी रहने वाली है 4.2 रहने वाली है। तो इन चीजों को अपने को बड़ा बड़ा ध्यान में रखना है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की मात्रा कुसुम में, और जो बात करें नीम की खली में 5.2, अरंडी में 4.2 और मूंगफली अपने को ध्यान में रखना है। मूंगफलियां खाइए ना, अगर उससे अपने को खाद्य खलियां प्राप्त करनी है तो उसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा रहने वाली मेरे प्यारे बच्चों कितने रहने वाली है 7.2 रहने वाली, तो अपने को ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ने से पहले अपने को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है, अपने दोस्तों को पहुंचा देना जो ZCUT की तैयारी कर रहे हैं, सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो आपको आवश्यक रूप से पहुंचाना है। बड़े दोस्तों आगे और अगला क्वेश्चन अपने पास में कौन सा दिया है कि गोबर की खाद में पोषक तत्व उपस्थित रहते हैं। क्वेश्चन क्या है अपने पास में, देखिए जो गोबर की खाद है यानी जो FYM है, फार्म यार्ड मैन्योर है, उसमें पोषक तत्व उपस्थित रहते हैं। पीछे भी अपने पोषक तत्वों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, आप वापस करें कि आपने अपने पहले भी डिस्कस किया है कि जो नाइट्रोजन की मात्रा रहती है वो कितनी रहेगी 0.5%, यानी कि 0.50% के लम्स में क्या पाया जाता है नाइट्रोजन पाया जाता है। बोलो बच्चों यस और नो, जी बिल्कुल पाया जाता है, यानी कि डन रहने वाला है। उसके बाद आता है फास्फोरस की मात्रा, जो FYM है गोबर की खाद है जो अपने घरों में घरेलू खाद मिलती है, उसमें फास्फोरस की मात्रा कितनी रहने वाली है 0.25%, कितनी रहने वाली है 0.25% क्या रहने वाला है फास्फोरस रहने वाला है। तो ये बात भी अपने पास में क्या है बिल्कुल है सही है। क्या पोटास की मात्रा है जो कितनी पाई जाती है 0.5% पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। तो बताओ बच्चों क्या पोटास की मात्रा है जो 0.5% पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है, बताओ जल्दी से बताओ मेरे बच्चों, ये बात सही है या गलत रहने वाली है। हाँ बिल्कुल सही रहने वाली है, पोटास की मात्रा भी कितनी है 0.50 रहने वाली है। तो तीनों बातें सही है, तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, डन है वो रहने वाला है, अपने को ध्यान में रखना है। तो गोबर की खाद में FYM की मात्रा पूछ ले तो कितनी आने वाली है NPK के अनुसार। पोषक तत्वों की मात्रा पूछ ले तो कितनी बतानी है अपने को 0.5 से 0.25 और फिर क्या आने वाला है 0.5% आने वाला है, अपने को ध्यान में रखना है। नाइट्रोजन कितना है 0.5, फास्फोरस 0.25 और फास्फोरस कितना रहने वाला है 0.50 रहने वाला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनका आपको पता होना चाहिए। तो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक सामान्य व इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से आपके एग्जाम में आ सकता है और आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो कार्बनिक खाद है जिनमें कार्बन की संख्या पाई जाएगी, कार्बनिक खाद जिसमें कार्बनिक की संख्या पाई जाती है, कार्बनिक खाद सुधार करने में सहायक होती है कि किसका सुधार कर देगी। जैसे अपने पास में कार्बनिक खाद का उदाहरण कौन कौन से रहेंगे, जैसे जैव उर्वरक मान सकते हो, इसके अलावा आप क्या मान सकते हो जैसे कंपोस्ट है, बर्मी कंपोस्ट है या FYM है। ये किसको सुधारने के रूप में काम में ली जा सकती है, किस की मृदा के जैविक गुणों में सुधारने के कार्य करेगी नहीं करेगी, मृदा के रासायनिक गुणों में सुधार करेगी नहीं करेगी, मृदा के भौतिक गुणों में सुधार करती है या नहीं करती है। सबसे पहले बात करते हैं FYM है, वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट है, वो मृदा में सूक्ष्म जीवों की गतिविधियों को बढ़ा देती है, जैसे केंचुए के लिए अच्छी होती है ना, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव है उनकी गतिविधियों को बढ़ा देती है, जैविक गुणों को बढ़ा देगी, जैसे उनमें जल धारण क्षमता उनमें बढ़ जाएगी, उसकी जो वाटर लॉस है, लीचिंग वगैरह उसमें क्या देखने मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। तो इस तरह से जैविक गुणों को बढ़ाने में सहायक रखती है। इसके अलावा रासायनिक गुण जैसे सूक्ष्म जीवों को क्रियाविधि बढ़ा देगी, कवकों की क्रियाविधि बढ़ा देगी, इसके अलावा जीवाणुओं की क्रियाविधि बढ़ा देगी, जिसके कारण मृदा के रासायनिक गुणों में क्या आती है बढ़ोतरी, और भौतिक दशा में तो सुधार आता ही आता है। जैसे मृदा पहले
खाद का उपयोग करने से पहले मृदा बहुत ज्यादा कठोर थी, तो मृदा को कैसे बना देगी, मुलायम बना देगी, चिकनी बना देगी, जिसमें जल धारण क्षमता की क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है, अपना फसल उत्पादन लेना क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा आसान होता है। तो अपने पास में जो कार्बनिक खाद है जिनमें कार्बन की संख्या पाई जाती है वो कौन कौन से कार्य करने वाली है, जैविक गुणों में बढ़ाने वाली है, रासायनिक गुणों को बढ़ा देगी, साथ में भौतिक गुणों को भी बढ़ाने वाली है। तो अपने ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन कौन सा सही लग रहा है आपको इनमें से, तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या रहने वाला है, राइट रहने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरह का अगर क्वेश्चन आप जेट में कर देते हो तो आपके सिलेक्शन को कोई भी रोक है नहीं सकता, और जेट में इतने ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं आते, आप नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर के कम से कम कितने क्वेश्चन तो आप कर सकते हो, 35 प्लस क्वेश्चन तो मानता हूँ हर एक बच्चा ही कर सकता है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने किससे संबंधित है, वर्मी कंपोस्ट से। किससे संबंधित है, वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट क्या है, जो केंचुए के द्वारा अर्थवर्म के द्वारा तैयार की गई खाद क्या कहलाती है, वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। क्या कहलाती है, वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। और अपने पास में वर्मी कंपोस्ट में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा पूछी गई, यानी एनपीके की मात्रा कितनी होती है वर्मी कंपोस्ट में। एन की मात्रा का बात करें, नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है, 1.2 से 2.5% पाया जाता है, या 1 से 5% के बीच में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन की मात्रा, यानी कि ये क्या रहने वाला ऑप्शन अपने पास में डन रहने वाला है। फास्फोरस की बात करें बच्चों, फास्फोरस कितना पाया जाएगा वर्मी कंपोस्ट में, 1.5 से 1.8% पाया जाता है, यानी डन रहने वाला है। और पोटास की मात्रा कितनी है, 1.0 से लेके 1.5 पाया जाएगा। कितना पाया जाएगा, 1.0 से 1.5 पाया जाता है, यानी ये भी क्या रहने वाला है, बिल्कुल सही रहने वाला है। तो अपना ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। वर्मी कंपोस्ट में एक बार थोड़ा रिपीट और कर लेते हैं, नाइट्रोजन कितना पाया जाएगा, 1.5 से 2.5, फास्फोरस कितना पाया जाएगा, 1.5 से 1.8 के बीच में, और जो पोटास की मात्रा है वो कितना पाई जाएगी, 1 से 1.5%, यानी कि 1.0 से 1.5% के बीच में पाया जाता है। तो अपने को ध्यान में रखना है। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में अपने बात करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। तो आप लगातार कोचिंग अड्डा के चैनल से जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को और ज्यादा शानदार बनाते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।